नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं और यह मुद्दा जुड़ा हुआ है किससे? तो SCO से। SCO का मतलब क्या हुआ? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक समाप्त हुई है हाल ही में उज्बेकिस्तान के समरकंद में। और इस बैठक के बाद क्या घोषणा पत्र जारी किया गया? तो समरकंद घोषणा पत्र जारी किया गया। इस बैठक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण आयाम रहे उसके बारे में इस घोषणा पत्र में एक एक कर करके विस्तार से बताया गया है। तो आज की चर्चा में हम लोग इसी घोषणा पत्र से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण आयाम हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस पर बातचीत करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात ध्यान दिला दूं कि जब SCO की बैठक आयोजित की गई थी 15 और 16 सितंबर को, तब 16 सितंबर के दिन प्रधानमंत्री महोदय ने वहां पर जो संबोधन भाषण दिया था, उस भाषण के दौरान अपनी जो बातें थी उसमें उन्होंने अलग अलग स्तरों पर जिक्र किया। क्लियर? और इसके बारे में मैंने उसी दिन 16 सितंबर के दिन ही जो मुद्दे की बात कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें मैंने इस संदर्भ में चर्चा भी की थी। मैं इस मुद्दे की बात कार्यक्रम का जो लिंक है इस कार्यक्रम के साथ में अटैच कर दूंगा ताकि आप वो जो टॉपिक था वह टॉपिक आप देख पाएंगे और उसके बारे में भी आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी वो जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन में आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वह चर्चा होने वाली है SCO बैठक के हासिल के कॉन्टेक्स्ट में। हासिल का मतलब कि वही समरकंद घोषणा पत्र, समरकंद डिक्लेरेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बातचीत करेंगे और इसके माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह जो 2 दिनों की बैठक आयोजित की गई उस बैठक में क्या कुछ उसका लब्बो-लुबाब रहा। क्लियर? आइए शुरुआत करते हैं। ये हम समझते हैं कि भाई इस बैठक से संबंधित महत्वपूर्ण जो बिंदु रहे वो क्या निकलकर सामने आते हैं। पहला तो ये रहा कि वैश्विक चुनौतियां वर्तमान में अलग अलग स्तरों पर विद्यमान है, इस पर बातचीत की गई। क्लियर? दूसरा ये रहा कि मजबूत बहुध्रुवीयता आपसी संपर्क को बेहतर बनाने की जरूरत है ना। जो SCO के सभी 8 सदस्य हैं और इसमें भारत भी शामिल है, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, रूस, चीन, सभी देश जो इस संगठन से जुड़े हुए इस सम्मेलन में शिरकत किए थे और इस संदर्भ में उन्होंने यह चिंता जताई है कि वैश्विक चुनौतियां वर्तमान में अलग अलग स्तरों पर विद्यमान हैं और ये जो अलग अलग स्तर हैं ये आर्थिक स्तर भी है, ये पर्यावरणीय स्तर भी है ना। पर्यावरणीय स्तर के संदर्भ में यदि हम बात करें तो जो ग्लोबल वार्मिंग या फिर वैश्विक तापन की स्थितियां हम देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की स्थितियां हम देख रहे हैं, कई ऐसी संकटापन्न प्रजातियां हैं जिनके ऊपर संरक्षण का खतरा मंडरा रहा है और इस लिहाज से पर्यावरणीय संकट की स्थिति भी सामने दिख रही है। इसके अलावा आतंकवाद, है ना, ये सब जो मुद्दे हैं इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई है इस सम्मेलन में। क्लियर? आगे बात करें तो स्थानीय संघर्ष जो है यहाँ पर एक चिंता के महत्वपूर्ण विषय के तौर पर देखा गया। स्थानीय संघर्ष के स्तर पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर यह नहीं है कि गली मोहल्ले का संघर्ष हो रहा है है ना, सॉरी, यहाँ पर जो हम स्थानीय संघर्ष या फिर जो लोकल लेवल पर जो एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति देखी जा रही है, आपसी तनाव की स्थिति देखी जा रही है, वो हम कह सकते हैं कि जहां एक तरफ चीन और भारत के बीच में यह स्थिति देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस के बीच में जो स्थानीय संघर्ष की स्थिति देखी जा रही है ना। फिर अजरबैजान और आर्मेनिया, इनके बीच में जो स्थानीय संघर्ष की स्थिति देखी जा रही है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अक्सरहा तनाव की स्थिति पनपती रहती है ना। ये सारे जो घटनाक्रम है, ये सारे घटनाक्रम जो है स्थानीय संघर्ष या फिर स्थानीय तनाव के स्तर पर देखे जा सकते हैं और इस पर भी इस सम्मेलन में बातचीत की गई कि आखिर इसको कैसे समेटा जाए, कैसे इसको समाप्त किया जाए, मिटिगेट किया जाए, कम किया जाए, है कि नहीं। आगे बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है बीते कुछ समय से, इस पर भी बातचीत की गई क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 का जो दौर रहा, उस कोविड-19 के दौर में एक तरीके से कह सकते हैं कि आर्थिक मंदी की स्थिति वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखी गई, पूरे विश्व के स्तर पर देखी गई।
है ना। और इस कारण से उद्योग धंधों को नुकसान पहुंचा और साथ ही बेरोजगारी की स्थिति विभिन्न देशों में देखने को मिली। ठीक है, तो ये सारी जो स्थितियां हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं। विभिन्न देशों के जीडीपी को लेकर करके अलग अलग जो रेटिंग एजेंसियां हैं उन्होंने अपने अपने स्तर पर अनुमान लगाए, कभी किसी ने रेटिंग बढ़ाया, कभी किसी ने रेटिंग घटाया। तो ऐसी स्थिति में क्या हमें करना चाहिए, क्या अगला स्टेप लेना चाहिए और आगे आने वाले किसी भी संकट से निपटने के लिए हम क्या उपाय अपना सकते हैं, क्या मेजर्स अपना सकते हैं, इस पर भी इस सम्मेलन में चर्चा की गई, है ना। तो ये सभी जो महत्वपूर्ण डायमेंशंस है इस सम्मेलन से जुड़े हुए रहे। और इसके अलावा सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय कानून, बहुपक्षवाद, समान, साझा और अविभाज्य, समग्र और धारणीय सुरक्षा के प्रति आग्रही बने, उसको महत्व दें, इसके संदर्भ में भी बातचीत इस सम्मेलन में की गई। ठीक है, तो जो चिंता के विषय है उस पर तो बातचीत की ही गई, जो मैंने अभी आपको एक एक कर करके बताया कि ये कुछ महत्वपूर्ण चिंता के विषय हैं जिस पर इन देशों ने चर्चा की। साथ ही इन देशों ने इस संदर्भ में भी बातचीत की कि हम समान, साझा, अविभाज्य, समग्र यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव, मैं इसकी अंग्रेजी लिख देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। कॉम्प्रिहेंसिव को कहा जाता है हिंदी में समग्र, है ना। टोटलिटी में यदि हम किसी चीज को देखते हैं, व्यापक संदर्भ में किसी चीज को देखते हैं तो उसे हम समग्र या फिर कॉम्प्रिहेंसिव कह सकते हैं। साथ ही धारणीय सुरक्षा, सस्टेनेबल सिक्योरिटी की भी बातचीत इस सम्मेलन के दौरान में की गई है। क्लियर। आगे बात करें तो किसी भी प्रकार की गुटबंदी को खारिज करने पर भी जोर दिया गया है ना। इस सम्मेलन ने इस बात को स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया है कि हम गुटबंदी को महत्व नहीं देंगे, हम एक सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे अपने आपसी जो भी सदस्य देश हैं उन सभी के बीच में। ऐसा न हो कि इन देशों में भी 8 देश वर्तमान में हैं, आगे ईरान भी इसमें शामिल होने वाला है, यानी कि टोटल 9 देश हो जाएंगे। तो ऐसा न हो कि 2 देश आपस में, 3 देश आपस में, 4 देश आपस में इस तरीके से गुटबंदी करने लगे इसी के अंतर्गत। तो यह जो है इस सम्मेलन की भी एक विफलता हो सकती है और साथ ही जो यह संगठन है उस संगठन की भी विफलता हो सकती है। तो इस लिहाज से हम इस गुटबंदी को सिरे से नकारते हैं और इसके अगेंस्ट में जो भी कार्य हो सकता है उसको हम करेंगे। इस संदर्भ में भी इस सम्मेलन में चर्चा की गई। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उससे निपटने के लिए एकजुट प्रयास करने की भी बात इसमें की गई। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो संकेत दिया जा रहा था वो ये दिया जा रहा था कि कोविड-19 महामारी से संदर्भित जो स्थितियां बीते 2 वर्षों में पनपी हैं उसमें न केवल विकसित देश बल्कि विकासशील देश और अल्प विकसित देशों को भी बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। तो इस लिहाज से इस तरीके की स्थितियों से निपटने के लिए हमें क्या कुछ किया जाना चाहिए, इस पर फोकस करने की भी बात इसमें की गई है। साथ ही 2023 से लेकर के 2027 के लिए एक समग्र योजना तैयार करने की भी बात इसमें की गई है। ये सारी बातें इस डिक्लेरेशन से संबंधित हैं। यहाँ पर देखो ध्यान रखना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समरकंद घोषणा पत्र में किन किन बातों की चर्चा की गई है ये आप बताइए एक एक करके, है ना। इसलिए इनमें जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको मैंने यहाँ पर कंपाइल किया है और आपको इस संदर्भ में व्यापक तौर पर मैं बता रहा हूं ताकि आप अच्छे तरीके से इस चीज को समझिए और इस संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको आप वहां पर इलेबोरेट भी कर सकते हैं परीक्षा भवन में। आगे बात करते हैं। मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच में संबंध बेहतर बनाने की भी कोशिश इस माध्यम से की जा रही है। किसके माध्यम से? तो एससीओ के माध्यम से। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो हम बात कर रहे हैं मध्य एशिया की, तो मध्य एशिया में दोस्तों जो एससीओ है, एससीओ से कुछ देश शामिल हैं, है ना, जैसे कि ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान जहां पर कि ये सम्मेलन हुआ था, है ना, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। यहां ध्यान रखना कि एक महत्वपूर्ण जो मध्य एशियाई देश है तुर्कमेनिस्तान,
तुर्कमेनिस्तान एससीओ का सदस्य नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये सभी जो देश हैं, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ये मध्य एशियाई देश इस एससीओ के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज जो मैंने बताया मध्य एशियाई देश के संदर्भ में, और साथ ही दक्षिण एशिया में पाकिस्तान, भारत, है ना, ये सभी देश, आप कुछ हद तक चीन को भी रख सकते हैं, है ना। चीन का तो व्यापक विस्तार है, चीन है, रूस तो एक बहुत बड़ा देश माना जाता है। तो ये सभी देश जो हैं यहाँ पर एक लिंक की तरह काम कर सकते हैं। दक्षिण एशियाई देश और मध्य एशियाई देश, इन सभी के बीच में एक संबंध को और बेहतर बनाने की कोशिश की जानी चाहिए, और इस पर इस सम्मेलन में बातचीत की गई। साथ ही आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने पर भी इस सम्मेलन में वार्ता की गई है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो एससीओ संगठन है, एससीओ के अंतर्गत ही एक रैट्स है, RATS, रैट्स का मतलब होता है रीजनल, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, यानी कि क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना। एससीओ के अंतर्गत ही यह जो रैट्स है, यह एक महत्वपूर्ण इकाई है जो कि आतंकवाद से निपटने के लिए, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए गठित की गई है। क्षेत्रीय स्तर पर यह जो इकाई है काम करती है, और इससे संबंधित एक आयोजन भी किया गया था कुछ ही दिन पहले। पब्बी, पाकिस्तान में एक जगह है पब्बी में, 2021 में इससे संबंधित एक बैठक का भी आयोजन किया गया था। और कुछ ही दिनों में, अभी आने वाले कुछ 10-15 दिनों में हो सकता है कि हरियाणा के मानेसर में, भारत में इसका आयोजन किया जाने वाला है, और उसमें पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट करेगा। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका है आतंकवाद का मुकाबला करने के कॉन्टेक्स्ट में एससीओ के स्तर पर। और इस संदर्भ में ये जो बातें इस वार्ता के अंतर्गत की गई हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही 2025 को हिम नदों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने की भी ये बातचीत की गई है इसके अंतर्गत। इसके माध्यम से पारिस्थितिकी संरक्षण को महत्व देने की भी कोशिश की गई है। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया भी शुरू में कि वैश्विक चुनौतियों के अंतर्गत पर्यावरणीय संकट की जो स्थिति है उस पर चिंता जाहिर की गई है, और उसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है, इसमें एक संगठन के स्तर पर ये क्या करना चाहते हैं, इसके संदर्भ में इस सम्मेलन में बातचीत की गई है। और उस घोषणा पत्र में यह स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि 2025 को हम हिमनदों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाएंगे। हिमनद यानी कि ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने की बात की गई है, और साथ ही पारिस्थितिकी संरक्षण को भी महत्व देने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य जो पहलू हैं इस सम्मेलन से जुड़े हुए, वो ये थे कि ओलंपिक की तर्ज पर खेल के क्षेत्र में भी आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण खेल आयोजन होता है, और हर 4 साल पर इसका आयोजन किया जाता है। इसमें कई सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं, और इसी के तर्ज पर जो एससीओ संगठन है ये भी चाहता है कि हम कुछ ऐसे खेल आयोजन करें ताकि जो आपसी सौहार्द रहे उसको और बेहतर बनाया जा सके। इसे आप दोस्तों ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो सॉफ्ट पॉलिसी होती है इंटरनेशनल लेवल पर, उसको यहाँ पर प्रेफरेंस के तौर पर रखा जा रहा है ना, कि केवल ऐसा ना हो कि हम जो औपचारिक संबंध है वही रखें, बल्कि जो अन्य जो गतिविधियां हैं, खेल, संस्कृति, है ना, इसके आधार पर भी हम सभी देश आपस में संपर्क और सहयोग की कोशिश करें। इसी के कंटेक्स्ट में यहाँ पर एक और हस्ताक्षर किया गया है जो कि सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर देता है, और इसके अंतर्गत कोशिश की जा रही है कि सिनेमेटोग्राफी, है ना, सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक, थिएटर, साहित्य, ठीक है ना, इन सभी के क्षेत्र में ये सभी देश एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, उत्साहित करें। इस लिहाज से इस संदर्भ में हस्ताक्षर भी किए गए हैं।
तो ये सभी जो गतिविधियां हैं इस सम्मेलन के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण तरीके से शामिल की गई हैं, और इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि ये सभी देश हर आयाम में, हर क्षेत्र में एक दूसरे का पुरजोर समर्थन करने को महत्व दे रहे हैं। क्लियर? अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि भाई वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्या निकलकर सामने आता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत, रूस, चीन और मध्य एशिया के स्तर पर जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, वह भी हमें समझने की जरूरत है, और वर्तमान में जो ये परिस्थितियां हैं उसके आधार पर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है, इस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो शुरुआत करते हैं भारत से, है ना। भारत के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम समझें तो आपको पता है कि भारत और चीन के बीच में लंबे समय से गतिरोध की स्थिति है, और गतिरोध की स्थिति इस कदर से है कि इस सम्मेलन में भी दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय स्तर पर कोई खास बातचीत नहीं हो पाई, है ना। सामूहिक स्तर पर जो बातचीत हुई, जो चर्चा हुई, वो तो सभी लोग साथ में थे ही, लेकिन द्विपक्षीय स्तर पर इस सम्मेलन में एज सच कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। क्लियर? यहाँ पर जो एक तनाव का बिंदु है दोनों देशों के बीच में, उस तनाव के बिंदु को कम करने की कोशिश की जानी चाहिए, और भारत और चीन ने बीते 2 वर्षों में जो एक दूसरे का विश्वास खोया है, उस विश्वास को फिर से पाने की कोशिश करनी है ना। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में ये दोनों देश मिलकर करके किस तरीके से एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। बीते दिनों तो ये खबर आई थी कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है, जिसको लेकर करके लंबे समय से एक उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, वहां से डिसइंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है, यानी कि दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने स्तर पर पीछे हटना शुरू कर दी हैं, ये एक सकारात्मक कदम उठाया गया है। क्लियर? बहरहाल अभी इन दोनों देशों को और भी एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है कि हम किस तरीके से सहयोग के बिंदु को और महत्व दें। आगे बात करें, जहां तक बात है चीन के कॉन्टेक्स्ट में, तो देखो चीन यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर के तौर पर सामने आता है, और यह फैक्टर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चीन और ताइवान के बीच में एक तनाव की स्थिति पनप गई है ना। और दूसरी तरफ चीन जो है अमेरिका के अगेंस्ट में भी खड़ा दिखता है। अमेरिका जो है भारत का समर्थक है ना, और भारत जो है रूस का समर्थक है, ठीक है। और रूस और चीन के बीच में एक सकारात्मक संबंध है ना। तो ये सारी स्थितियां, ये सारे जो समीकरण हैं दोस्तों, आपको समझने की आवश्यकता है कि चीन किस तरीके से इस पूरे समीकरण में एक महत्वपूर्ण फैक्टर के तौर पर उभर रहा है। चीन और ताइवान के बीच में जो एक तनाव की स्थिति उभरी है, इसका एक नकारात्मक असर पड़ सकता है चीन और भारत के बीच में संबंध के संदर्भ में, है ना। और इस लिहाज से भारत को यहाँ पर जो है एक संतुलनकारी रवैया अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि रूस और चीन के बीच में अक्सर आप सुनते होंगे समाचारों में कि एक सहयोगात्मक संबंध, एक मैत्रीपूर्ण संबंध रहता है ना। इसके अलावा जब हम बात करते हैं रूस की, तो रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव की स्थिति है, ये अपने आप में जग जाहिर है ना। बीते 7-8 महीनों में जो संघर्ष की स्थिति पनपी है, उसके आधार पर यहाँ पर एक तनाव का माहौल क्रिएट हो गया है, और भारत ने उस सम्मेलन में भी, एससीओ सम्मेलन में भी इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा कि जो ये संघर्ष का माहौल है, ये समाप्त किया जाना चाहिए। क्लियर? आगे हम बात करें, मध्य एशिया से जुड़े हुए जो भी देश इस संगठन में शामिल हैं, उनके स्तर पर यदि हम बात करें, तो उन्हें भी यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कैसे वो बाकी जो देश हैं, भारत है, रूस है, चीन है ना, ईरान है, इनके साथ में वो संपर्क कायम करे, है ना। क्योंकि इन देशों की आपसी जो इन देशों का जो आपसी समीकरण है, आपसी जो संबंध है, उसके आधार पर इन देशों को भी, मध्य एशियाई देशों को भी काम करने की आवश्यकता पड़ेगी, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये वर्तमान में जो परिप्रेक्ष्य उभर कर सामने आता है, इसको भी यहाँ पर मद्देनजर रखना होगा। एक चीज और यहाँ मैं आपको बता दूं कि भारत का जो एक संबंध है, भारत का संबंध तो चीन के साथ हमने बताया है कि हाँ, एक गतिरोध पूर्ण वाला संबंध है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको बताया भी पहले था कि ईरान जो है एक 9वें सदस्य के तौर पर इस संगठन में
शामिल होने वाला है ना। और इस सम्मेलन के डिक्लेरेशन में, समझौता पत्र में इस बात को स्पष्ट तौर पर जाहिर भी किया गया है कि अब जो है यह ईरान को शामिल कर लिया जाएगा। क्लियर। तो भारत ने ईरान के साथ भी सहयोगात्मक संबंध को बेहतर बनाने की कोशिश की है। आपको यहाँ पर हिंट भी कर दूं, शायद आपको जानकारी हो कि जो चाबहार बंदरगाह है ना, चाबहार बंदरगाह ईरान में ही है। और इस लिहाज से भारत की कोशिश है कि यदि हम चाबहार बंदरगाह के साथ में हम अपना व्यापार व्यवसाय आगे आने वाले समय में बेहतर करते हैं तो मध्य एशियाई देशों के साथ में भारत का जो संपर्क है और अच्छा हो सकता है। और साथ ही जो उत्तर दक्षिण व्यापार गलियारा है ना, नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर व्यापार गलियारा, इसके माध्यम से भी भारत जो है ईरान के से होते हुए और मध्य एशिया, फिर ऊपर में जो यूरोपीय देश हैं उनके साथ में संपर्क को कायम कर सकता है। तो ये सारे जो यहाँ पर समीकरण है ये कुछ इस तरीके से बयां करते हैं। और इसके अलावा मैं एक चीज और आपको बताऊं कि जो तुर्की है, तुर्की है ना, तुर्कमेनिस्तान नहीं, तुर्की की बात चल रही है, तुर्कमेनिस्तान तो इसमें शामिल ही नहीं है। जो तुर्की है, तुर्की एक डायलॉग पार्टनर के तौर पर इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। और मजे की बात यह रही दोस्तों कि तुर्की का पाकिस्तान के साथ नजदीकी संबंध है। इसके बावजूद भारत और तुर्की के जो राष्ट्रपति थे तैयब एर्दोगन, उनके साथ में भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने चर्चा भी की। तो ये अपने आप में दोनों देशों के बीच में संबंधों को बेहतर बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर इसे देखा जा सकता है। और इस लिहाज से भारत तुर्की के साथ भी संपर्क बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सभी जानकारियों के आधार पर हमें यह सोचना होगा कि आगे आने वाले समय में भारत किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति को और बेहतर बना सकता है। क्लियर। ये सारी बातें आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो स्थितियां हैं वो मैंने आपको यहाँ पर दर्शा दी। और साथ ही इस घोषणा पत्र में जिन जिन महत्वपूर्ण आयामों की चर्चा की गई है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको यहाँ पर नोट करा दूं ताकि उसको भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है और उसको नोट करना चाहिए। उसमें यह है कि जो बेलारूस है ना, बेलारूस को भी अब एससीओ के अंतर्गत शामिल करने की कोशिश की जा रही है और इस घोषणा पत्र में इस पर हस्ताक्षर भी किया गया है। ठीक है, हस्ताक्षर किया गया है कि बेलारूस को एससीओ में शामिल कर लिया जाए। लेकिन अभी इसे शामिल किया नहीं गया है। ईरान को शामिल करने की जो भी प्रक्रिया है वो अब समाप्त हो गई, अभी ये तो शामिल हो ही जाएगा, ये तो क्लियर है। लेकिन बेलारूस को भी शामिल करने से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी प्रोसेसेस हैं, उसको आगे कंटिन्यू करने पर भी हस्ताक्षर हो गया है इस सम्मेलन में। ये एक बड़ी उपलब्धि रही इस सम्मेलन की कि अब एक और देश, ईरान के अलावा अब एक और देश जो है इस संगठन में शामिल हो जाएगा। तो कहा जा सकता है कि धीरे धीरे अब इस संगठन का जो स्वरूप है वह स्वरूप पहले से कहीं व्यापक हो रहा है। बहरहाल आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की चर्चा के आधार पर मैं एक सवाल आपको मैं दे देता हूं, इसका उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही सीधा सा सवाल है, समरकंद घोषणा पत्र के निहितार्थ की चर्चा कीजिए। तो समरकंद घोषणा पत्र किस संगठन से जुड़ा हुआ है ये आप बताइएगा सबसे पहले, और इसे समरकंद घोषणा पत्र क्यों कहा गया ये भी आप बता दीजिएगा कि भाई उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ की बैठक का आयोजन किया गया, इसलिए इसे समरकंद घोषणा पत्र कहते हैं। और इस घोषणा पत्र में किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की गई, किन किन क्षेत्र में जो चिंताएं जाहिर की गई उसके बारे में भी आप बता दीजिएगा। और वर्तमान में जो भारत, रूस, चीन, मध्य एशियाई देशों की जो आपसी संपर्क की स्थिति है उसके बारे में भी आप इस उत्तर में बता सकते हैं। इस तरीके से आपका ये उत्तर कंप्लीट हो सकता है। आज के मुद्दे की बात कार्यक्रम में इतना ही। मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।